Hello students, in this video I am going to explain chapter number 16 that is industry 1947 to 90। ठीक है, सबसे पहले हम इसमें इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर एक कंट्री के डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये एक प्रोवन फैक्ट है, मीन्स सिद्ध किया हुआ तथ्य है कि जिस कंट्री की इंडस्ट्रियल सेक्टर स्ट्रांग होता है उस कंट्री में मोर इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, नेशनल इनकम इम्प्रूव होती है और वहाँ के लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड भी प्रमोट होता है, मीन्स बढ़ता है। ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन को इम्प्रूव करने में। ठीक है, जैसे अमेरिका और जापान जैसी कंट्रीज़ में इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण अनएम्प्लॉयमेंट रिमूव हो गया, मीन्स बेरोजगारी की समस्या खत्म हो गई है। ठीक है, अब हम देखते हैं इम्पॉर्टेंस एंड एडवांटेजेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो सबसे पहला पॉइंट है इसमें इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। ठीक है, तो एक कंट्री में सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर का होना इम्पॉर्टेंट नहीं है, मींस इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लाने के लिए एग्रीकल्चर सेक्टर पर डिपेंड होना ही काफ़ी नहीं है, इंडस्ट्रियलाइजेशन का होना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक इकोनॉमी में दोनों ही सेक्टर्स का प्रॉपर कंट्रीब्यूशन, इक्वल कंट्रीब्यूशन होना बहुत ज़रूरी है, तभी उस कंट्री की इकोनॉमी स्टेबल हो पाएगी। ठीक है, सेकेंड पॉइंट आता है इंक्रीज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ इस्टेब्लिश होने के कारण कंट्री की फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग बढ़ गई है, जिसके कारण से एक्सपोर्ट बढ़े हैं और इंपोर्ट कम हो गए हैं। कैश इनफ्लो और सेल्फ सफिशिएंसी में भी इंक्रीमेंट हुआ है। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट आता है यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो एक कंट्री में बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जो कि अनयूजफुल पड़े हुए हैं, लाइक बैरन लैंड्स मीन्स बंजर भूमि और मिनरल्स। ठीक है, इन सब का ना तो एग्रीकल्चर में यूज़ होता है और ना ही फाइनेंशियल सेक्टर में यूज़ होता है, लेकिन इंडस्ट्रियलाइजेशन के डेवलपमेंट के कारण इन रिसोर्सेज का भी यूज़ होने लगा है। ठीक है, अब फोर्थ पॉइंट आता है हमारा सपोर्ट्स एग्रीकल्चर, डिफेंस एंड अदर सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी के एग्रीकल्चरल, डिफेंस और अदर सेक्टर में सपोर्ट। तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के साथ अदर सेक्टर्स को भी बेनिफिट हुआ है। सबसे पहले क्या हुआ, इंडस्ट्रीज़ ने एग्रीकल्चर को बहुत सारी मशीन्स प्रोवाइड की, लाइक ट्रैक्टर, मॉडर्न इनपुट्स एक्सेट्रा, जिसके कारण फार्मर्स की वर्किंग बढ़ी और उनकी लाइफ स्टाइल भी इंक्रीज़ हो गई। सेकेंड, इंडस्ट्रीज़ के कारण हमारे डिफेंस में भी इंक्रीमेंट हुआ, मीन्स हमारी रक्षा में भी बढ़ोतरी हुई। बहुत सारे आर्म्स एंड एम्युनिशन मीन्स हथियार और गोला बारूद प्रोवाइड कराए गए, जिसके कारण अगर ये नहीं हो तो एक कंट्री पूरी तरीके से असुरक्षित होगी। और इसके अलावा बहुत सारे अदर सेक्टर्स हैं जैसे कि ट्रांसपोर्ट, कंस्ट्रक्शन, कम्युनिकेशन, फाइनेंस एक्सेट्रा, इन सब में भी बढ़ोतरी हुई है, मीन्स इनका भी डेवलपमेंट हुआ है इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ साथ। ठीक है, अब फिफ्थ पॉइंट है इम्प्रूवमेंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड गवर्नमेंट रेवेन्यू। बैलेंस पेमेंट और गवर्नमेंट रेवेन्यू में इम्प्रूवमेंट होना। ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण डोमेस्टिक गुड्स मीन्स ऐसे गुड्स जो अपनी कंट्री में ही मैन्युफैक्चर किए जाते हैं उनमें इंक्रीमेंट हुआ है और इनका एक्सपोर्ट भी बढ़ा है। ठीक है, ये बैलेंस पेमेंट के लिए फेवरेबल होता है क्योंकि इनके कारण प्राइमरी गुड्स की अपेक्षा फिनिश्ड गुड्स की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है और एक्साइज ड्यूटी, इनडायरेक्ट टैक्स, इनकम टैक्स, इन सब का कलेक्शन भी बढ़ा है इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण। ठीक है, अब हमारा सिक्स पॉइंट आता है इम्प्रूवमेंट इन इन्वेस्टमेंट एंड स्पेंडिंग। मीन्स इन्वेस्टमेंट और स्पेंडिंग में इंक्रीमेंट होना, बढ़ना, इंक्रीज होना। ठीक है, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण लोगों की इनकम इंक्रीज हुई है और उनका लिविंग स्टैंडर्ड भी इम्प्रूव हुआ है। इनकम में वृद्धि होने के कारण उनका सेविंग रेट बढ़ा है, सेविंग रेट बढ़ने से उनका इन्वेस्टमेंट रेट बढ़ गया है और इन्वेस्टमेंट रेट बढ़ने से ऑटोमेटिकली उनका स्पेंडिंग रेट भी बढ़ गया है, मीन्स उनकी खर्च करने की शक्ति भी बढ़ गई है। और एक कंट्री की रैपिड ग्रोथ के लिए इंडस्ट्रियलाइजेशन का होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, सो प्रेस लाइक बटन। थैंक यू।